हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने गए वीडियो में ट्रांसलेशन पढ़ा, उसका नेक्स्ट आज लेंगे। आज शुरू करते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटा कैसे खुलता है, बंद होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ में इस पर जो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो अध्ययन किया गया, उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार स्टोमेटा कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है, इस पे आपको डायग्राम से समझने की कोशिश करता हूँ। ये स्टोमेटा होता है, पहले भी मैंने समझाया था आपको डायग्राम से। ये स्टोमेटा की जो अंदर वाली वाल होती है, जो जहाँ से पोर खुलता है इसका, वो वाल तो मोटी होती है, थिक होती है, और जो इसकी अपोजिट साइड होती है वो थोड़ी सी पतली होती है। ये गार्ड सेल्स हैं दोनों, इसकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और छोटे छोटे ये क्लोरोप्लास्ट है, ओके। और ये पोर है, और ये न्यूक्लियस, और ये क्लोरोप्लास्ट, और चारों तरफ इसके एसेसरी सेल्स होती हैं, जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं। एपिडर्मल सेल से ही ये गार्ड सेल्स बनती हैं, जो रक्षक सेल कहलाती हैं। परंतु साथ में ये जो एसेसरी सब्सिड्यूटरी सेल्स होती हैं, ये भी एपिडर्मल सेल के ओरिजिन से ही होती हैं, और इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियर होता है, और ये इस तरह से अरेंज रहती हैं। इनमें ये दिखा है आपको स्टोमेटा। अब स्टोमेटा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, इसे बात करते हैं। तो एक्चुअल में जो ऑब्जर्वेशन के टाइम पर नियम लग रहा था, वैसा ही ट्रांसलेशन में नियम लगता है। और इसमें होता क्या है कि स्टोमेटा जब तक फुल नहीं खुलेगा, ये वो खुलेगा नहीं, तब तक वाष्पोत्सर्जन पूरी तरह से होता ही नहीं है। तो वाष्पोत्सर्जन होने के लिए ये आवश्यक है कि स्टोमेटा पूरी तरह से खुले रहें। और ये खुलने के लिए एक तो पहली कंडीशन होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, जब किसी कोशिका में ऑस्मोटिक प्रेशर बगल वाली कोशिका की कोशिका से डिफरेंस करता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसी अनुरूप पानी या तो अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा। ये नियम जब अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू डीपीडी, और सॉलिड कंसंट्रेशन किसी भी सेल के अंदर बढ़ जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। तो मेरा कहने का आशय ये था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जिस कोशिका में बढ़ रहा है, वहाँ पर वाटर की डिमांड बढ़ जाती है। वाटर मॉलिक्यूल्स की डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाती है और सॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट है, सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ करके पहुँचते हैं। और यदि सेमी परमेबिलिटी वाला मेम्ब्रेन वाला सिस्टम है तो वहाँ पर पानी मेम्ब्रेन के थ्रू पहुँचता है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इन गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर यदि इस बगल वाली एपिडर्मल सेल जितनी भी है उनके बराबर रहता है, तो पानी का एक्सचेंज नहीं हो गया, साम्य अवस्था रहेगी, न तो पानी का लॉस हो रहा है, न पानी नीचे से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। परंतु जैसे ही इसमें डिफरेंस आ जाता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और बाकी की जो एपिडर्मल सेल्स हैं उन कोशिकाओं में ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम है, तो यहाँ से जितना ही पानी वो खींचा जा रहा आता है और अंदर इसमें गार्ड सेल में पहुँचता है, और गार्ड सेल में पहुँच करके और जब तक जाता है जब तक कि वो कोशिकाएं टर्जिड नहीं हो जाए, वापस साम्य अवस्था में नहीं आ जाए। तो जैसे टर्जिडिटी बढ़ती है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से पहुँचे हैं, ये दबाव डालते हैं इन मेम्ब्रेन्स पर और सेल वॉल पर। तो ये सेल वॉल पे जैसे जैसे दबाव डालेंगे तो ये इधर खींचेगी, और ये खींचने से ये जो बीच वाला पोर वाला हिस्से में सेल वॉल मोटी वाली है वो भी इधर खींचेगी। तो इधर खींचने से ये पोर चौड़ा हो जाता है। दैट मीन्स इतना हो गया, तब आपको लगेगा कि अब पोर खुल गया है, और पोर खुल करके फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, वाटर वेपर्स का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का एक्सचेंज, जो भी पानी इन
कोशिकाओं से बाहर निकल करके टेम्परेचर के कारण या अन्य प्रक्रिया के कारण पानी बाहर के लीफ के एनवायरनमेंट को ठंडा करते हैं, लीव्स की सरफेस को ठंडा रखते हैं, इसलिए वाटर वेपर बाहर निकल के इनसे बाहर आती है। तो ये जो लॉस ऑफ वाटर है ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन रेट किस पर डिपेंड कर रही है? टर्जिडिटी पर। टर्जिडिटी जब तक होगी जब तक इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो टर्जिडिटी बढ़ाने के लिए और पानी लाने के लिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर में अंतर आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर लॉस हो जाएगा तो यहाँ सॉलिड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इन कोशिकाओं को ये टेंशन मिलेगा कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए इन कोशिकाओं में से जो पानी है वो इधर आने लगेगा और ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। दिन के टाइम पर सुबह 10 बजे से लेकर के और दोपहर 3-4 बजे तक मैक्सिमम ट्रांसमिशन होता है सनलाइट के दौरान। तो ये सारा एक सामान्य प्रक्रिया जो सब मैकेनिज्म है वो आपको पता होना चाहिए, परंतु इन सब को स्टडी करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने थ्योरीज दी हैं उस थ्योरीज के बारे में आप चर्चा करते हैं। और ये थ्योरीज 5 थ्योरी दी गई। इसमें पहली है फोटोसिंथेटिक थ्योरी। दूसरी दी गई थी स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। और तीसरी थ्योरी दी गई थी ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म थ्योरी। और चौथी थ्योरी दी गई थी एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। और पांचवी थ्योरी दी गई थी फोटोएक्टिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा थ्योरी। ये पांचों थ्योरी आपको अभी मैं एक करके दूंगा। और इसमें फोटोसिंथेसिस थ्योरी, स्टार्च कन्वर्जन, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी और स्पोटोएक्टिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा थ्योरी। स्पोटोएक्टिव बाकी तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। ये हिंदी में यदि बोले तो प्रकाश संश्लेषण, स्टार्च और शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट उनका परिवर्तन होना, ग्लाइकोलेट उपापचय और एक सक्रिय पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट है। और ये है स्पोटोएक्टिव का मतलब है जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट में स्टोमेटा खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। तो सकुलेंट प्लांट्स का मतलब गूदेदार पौधे जिनकी पत्तियाँ गूदेदार होते हैं वो प्लांट्स सकुलेंट प्लांट्स कहलाते हैं और वो मोस्टली यूरोफिटिक नेचर के होते हैं। उन प्लांट्स में स्पोटोएक्टिव ओपनिंग स्टोमेटा होती है। तो ये स्पोटो मतलब आप समझे जो रात्रि में स्टोमेटा खुलते हैं और उनके द्वारा ट्रांसमिशन होता है वो स्पोटोएक्टिव होता है। तो ये इस तरह से 5 थ्योरीज हैं जिनमें से हम एक करके लेते हैं। फोटोसिंथेटिक थ्योरी जो है इस थ्योरी में गार्ड सेल को उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट है उससे जुड़ी हुई थ्योरी है। तो जो ये थ्योरी दी गई थी उस थ्योरी के अनुसार वॉन मोहल के जो साइंटिस्ट हैं वॉन मोहल 1856 इनके द्वारा दी गई थी। उनका ये कहना था कि जो गार्ड सेल्स होती हैं उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है और वो शुगर बनाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके लाइट की प्रेजेंस में। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ करके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और टर्जिडिटी वाला कॉन्सेप्ट आता ही है। जैसे कि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो नियर बाई जितनी भी सेल्स हैं उससे पानी खींचा जाएगा और वो दूसरी कोशिकाओं में खींचेगी। इस तरह से पानी पूर्ण होकर के रक्षक कोशिकाओं तक पहुँचता है और ये पानी पहुँचने के बाद सेल्स टर्जिडिटी शो करती है और वही दबाव वाली सेल वाल में दबाव पड़ता है कि ये ओपन हो जाता है और वो सारा ट्रांसमिशन का काम चालू हो जाता है।
अब इसमें ऑब्जेक्शन ये आए कि ये थ्योरी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दी गई, तो साइंटिस्टों का कहना है कि क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो शुगर पर्याप्त मात्रा में बना पाए, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो पहली बात। दूसरी बात ये बताई गई कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन घटती है या बढ़ती है तो उससे प्रभावित हो रहा है, यानी कि दिन में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी है, यदि कम कंसनट्रेशन है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, यदि कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो पार्शियली स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद नहीं होने चाहिए यदि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इस तरह के ऑब्जेक्शन की वजह से ये थ्योरी चल नहीं पाई और इसको रिजेक्ट करना पड़ा। और इसके बाद दूसरी थ्योरी आती है, दूसरी थ्योरी का नाम है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन, यानी कि जो स्टार्च बन चुका है और प्लांट्स में स्टोर्ड है, सेल्स के अंदर है या जहाँ पे भी स्टोर हो सकती है, वहाँ से वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो और शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जैसी आवश्यकता हो। तो यदि स्टार्च तो न्यूट्रल सब्सटेंस के रूप में रहता है, पॉलीमर है, और ये किसी भी सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये एक सॉल्यूट के रूप में सोल्यूबल नहीं है, वो सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं है, तो ये ऐसे ही अपनी उस अवस्था में पड़ा रहता है और इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बढ़ता गार्ड सेल्स का, और तो शुगर में कन्वर्ट होने के बाद उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कन्वर्जन होना आवश्यक है। तो जो स्टडी की गई उसके आधार पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे कैसे होता है। इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है लॉयड 1908। इसके द्वारा थ्योरी दी गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो स्टार्च है सबसे पहले शुगर में कन्वर्ट होता है डे टाइम में, है ना, और शुगर फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब और वाटर एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचता है, गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल्स में पहुँचता है, और गार्ड सेल्स जो है स्टोमेटा के अंदर वो टर्जिडिटी को ले लेती है, यानी स्पित हो जाती है, पानी भर जाता है उनमें और सेल वॉल से दबाव बनाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, राइट। ये लॉयड ने दिया थ्योरी, और इस थ्योरी को फिर आगे सायरे नाम के जो साइंटिस्ट हैं SAYRE, इन्होंने 1926 में ये दिया थ्योरी। इनके द्वारा जो दिया गया थ्योरी उसमें इंटर कन्वर्जन में पीएच की भूमिका इम्पोर्टेंट बताई है, और यदि क्षारीय माध्यम है तो क्या होगा, अम्लीय माध्यम है तो क्या होगा। तो इन्होंने जब स्टार्च का अध्ययन करा और उन्होंने पाया कि जब पीएच इसका 7 to 7.5 रहता है तब ये क्षारीय माध्यम में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और तो जैसे ही इसका पीएच 4 to 4.5 यानी कि अम्लीय माध्यम बना देता है तो ऐसी स्थिति में शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस इन्होंने बताया कन्वर्जन का, यदि क्षारीय माध्यम बन गया उस कोशिका के अंदर तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हुआ, तो शुगर कन्वर्ट होने के बाद फिर वो का वही प्रोसेस आ जाता है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा, कोशिकाओं में टर्जिडिटी बढ़ेगी, टर्जिडिटी बढ़ेगी तो स्टोमेटा ओपन होंगी। और इसके विपरीत यदि शुगर से स्टार्च बन रहा है यानी कि उसकी अम्लीयता वाला माध्यम बन चुका है तो ऐसी स्थिति में स्टोमेटा बंद होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैसे ही अम्लीय माध्यम होगा तो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होगा, स्टार्च की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन आ जाएगा तो वहाँ पर पानी जो एक्सेस है वो पानी वापस बाहर आ जाएगा, दूसरी कोशिकाओं में जाएगा, यानी कि बाहर वाली उसकी एसेसरी सेल्स है उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है तो वहाँ पानी की मात्रा उधर उल्टी जाना शुरू हो जाएगी, और वहाँ पे कोशिका जो है गार्ड सेल्स वो फ्लैसिड हो जाएंगी और इस स्फीतनी लगा के शिथिलता में आ जाएंगी, और ऐसी स्थिति में फिर स्टोमेटा का ऑपरेशन बंद हो जाता है। तो ये एक थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था
कन्वर्जन वाला वो इन्होंने समझाने की कोशिश करी सायरे ने। और इसके आगे एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम स्कार्फ है। स्कार्फ 1932 इन्होंने जो अभी ये थ्योरीज जो दी इन्होंने इससे पहले अभी वो बता रहा था सायरे ने उसको सपोर्ट किया स्कार्फ ने कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। डार्क रिएक्शन होगी तब क्या होगा और जब लाइट रिएक्शन होगा तब क्या होगा। लाइट रिएक्शन के दौरान स्टार्च शुगर बनता है और डार्क रिएक्शन में शुगर नहीं बन करके शुगर से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसमें प्रेशर कम हो जाता है। तो उसके बाद स्टीवर्ट 1964 ये साइंटिस्ट और हुए। स्टीवर्ट 1964 इन्होंने ये बताया कि वही स्टार्च और पीएच का एक वो दिया, परंतु साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो एंजाइम कौन कौन से काम कर रहे हैं पीएच के साथ साथ वो इन्होंने समझाया पूरा चार्ट कैलकुलेशन देख करके और रिएक्शन बना करके बताया इन्होंने। तो पीएच यहाँ पर 7.5 और यहाँ का पीएच अपन जब जाएंगे शुगर से वापस स्टार्च में लौटती तो पीएच 4.5। तो यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम करेगा फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम करेगा तो ये स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये शुगर है जो कौन सी शुगर है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट और ये जो है कौन से एंजाइम की मदद से आइसोमर में बदलती है फॉस्फोराइलेज म्यूटेज फॉस्फोराइलेज म्यूटेज। ये एंजाइम की वजह से ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से फिर आगे ये ग्लूकोज और फॉस्फेट अलग अलग हो जाते हैं। अब जब ग्लूकोज बन गया तो ये ग्लूकोज उस सेल का यहाँ पे सेल का जो गार्ड सेल है उसका ओपी बना देते हैं और वो ओपी बढ़ते ही ओपन हो जाता है स्टोमेटा। परंतु साथ में यहाँ पे एटीपी यूज होती है और एटीपी भी कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी जो यूज हो रही है वो एक ये सक्रिय प्रोसेस हुआ स्टीवर्ट के अनुसार इसमें ऊर्जा का लेन देन हो रहा है और ऐसी स्थिति में पीएच और एंजाइम एक्टिविटीज के द्वारा ये पूरी रिएक्शन कंट्रोल हो रही है जिसमें शुगर और स्टार्च आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो जैसे आवश्यकता है वैसे ही बदल करके और स्टोमेटा को ओपन करना है बंद करने का काम। यदि शुगर उस कोशिका के अंदर बढ़ जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें गार्ड सेल्स में यानी रक्षक कोशिकाओं में जो स्टोमेटा को खोलेंगी उसमें शुगर बढ़ जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो वो पानी खींचना शुरू करेगा और पानी उसमें खींचेगा तो प्रेशर बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगी। और जिसकी विपरीत यदि वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो स्टार्च में कन्वर्ट होते वक्त वो स्टोमेटा बंद करने की कार्रवाई करेगा यानी कोशिका फ्लैसिड हो जाएगी ट्रांजिट के विपरीत और अंततः वो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपको दिख रहा है कि स्टीवर्ट 1964 ने किस तरह से एंजाइम की मदद के द्वारा इस रिएक्शन को दिखाया, पीएच का भी कंसिडरेशन किया। ये एक पूरी मेथड इसकी आई और इसके ऑब्जेक्शन पर भी आप विचार करें। ये थ्योरी जब इतनी सारी चीज़ें इसके साथ इन्वॉल्व है, पीएच है, एंजाइम्स हैं और सारे रिएक्शन इन्होंने उसने करके बताया कि ये स्टोमेटा ओपन होते हैं कैसे बंद होते हैं, परंतु फिर भी ऑब्जेक्शंस आए इनके इस थ्योरी के। वो ऑब्जेक्शंस आपको मैं बताता हूँ 1 बाय 1। और ये ऑब्जेक्शन में एक तो पहला है कि स्टोमेटा के अंदर जो हमेशा स्टार्च नहीं बनता है। मोनोकोटिलिडन्स हैं जैसे मोनोकोटिलिडन्स तो नो स्टार्च फॉर्मेशन इन फोटोसिंथेसिस। तो ऐसी स्थिति में ये इनको परिभाषित नहीं कर पाता है कि इसमें क्या थ्योरी लगेगी। और जो स्टार्च ग्लूकोज इंटरकन्वर्जन है वो
स्टोमेटा ओपनिंग नहीं कर पाते। और अब कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त स्टोमेटा ओपन होता रहता है और स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, वो रिएक्शन की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो साइंटिस्टों ने वास्तविक रूप से पाई नहीं, वो रिएक्शन मिली नहीं। उसकी जगह स्टार्च से कार्बोनिक अम्ल या शुगर से कार्बोनिक एसिड बन रहे हैं। तो ये एक्चुअल में स्टार्च से जो शुगर बन रहा है, ये रिएक्शन मिलती नहीं है गार्ड सेल्स के अंदर, इसलिए ये ऑपरेशन में आगे कभी। और तीसरा ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है ये अप एंड डाउन होती है, तो भी स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना प्रभावित कर रहा है। यदि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन है तो खुल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कारण ये नहीं हो सकता कि शुगर से आप स्टोमेटा खोल पा रहे हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा इससे, ऐसा नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन आया है, तो उसकी वजह से ये थ्योरी भी सार्वजनिक रूप से या सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं पाई गई और इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, माना नहीं गया। तीसरी थ्योरी आती है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कॉन्सेप्ट। इसमें ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट काम करता है, यानी कि ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बन जाए, ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बन जाए। और ये जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, इसके द्वारा जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये कोशिश करी समझाने की इसमें किस तरह से परिवर्तन होते हैं, उसके आधार पे स्टोमेटा ओपन होते हैं या बंद होते हैं। तो ये साइंटिस्ट हैं जेलिटेट, जेलिच 1969। इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है, इसमें ये कहा गया कि ग्लाइकोलेट बनता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा। वो पहले NADPH की रिएक्शंस के द्वारा ADP यूज करता है और फिर उसके बाद ग्लाइकोलेट बनाता है। मेंटेनेंस भी इसके उपयोग में आते हैं। इस रिएक्शन में मैं बताना चाहता हूँ NADP प्लस ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस वाटर, और ये लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करके और बना देते हैं, रिएक्शन करके NADPH प्लस H आयन प्लस ADP और प्लस आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे वो ADP जनरेट हुआ और ये NADPH जो है अब ग्लाइकोक्सिलेट से रिएक्शन करता है, ग्लाइकोक्सिलेट प्लस NADPH और एक H आयन ग्रुप। यहाँ पे जो एंजाइम ऑक्सीडेट रिडक्शन काम आता है, ग्लाइकोक्सिलेट रिडक्टेज एंजाइम, और इस एंजाइम के द्वारा ग्लाइकोलेट बन गया प्लस NADP बन गया और पानी या काम आ चुका, H आयन काम आ गया, ग्लाइकोलेट बन गया। अब ये जो ग्लाइकोलेट है, ये ग्लाइकोलेट आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इससे रिएक्शन करता है, हाफ और टू, यानी इक्वल टू ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है वापस ग्लाइकोक्सिलेट प्लस और ऑक्साइड बनता है H2O2 फिर कैटालेज एंजाइम के द्वारा, कैटालेज एंजाइम के द्वारा पानी का मॉलिक्यूल प्लस आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बना देता है।
ये इस तरह से मेटाबॉलिज्म दिखाया गया है ग्लाइकोलेट का, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे एटीपी जनरेट हो रही है इस पंप के द्वारा। तो ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बन रहा है और ग्लाइकोलेट से फिर वापस ग्लाइकोलेट बन रहा है। तो इस जो प्रोसेस के अंदर एक तो ऑक्सीजन का निकलना, एक एटीपी का निकलना, ऑक्सीजन का आधे ऑक्सीजन का रिएक्शन होना ग्लाइकोलेट के द्वारा, और फिर ग्लाइकोलेट बन जाता है। ग्लाइकोलेट फिर H2O2 बन करके वापस पानी और आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में उनका ये कहना था कि जो ग्लाइकोलेट बन रहा है फाइनली वो कार्बोहाइड्रेट में शुगर में कन्वर्ट होता है, और वो शुगर फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाती है और एटीपी यहाँ पर जनरेट होती है। तो एटीपी पंप जो बन रहा है उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और पंप स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो ये थ्योरी भी एक्सेप्ट नहीं की गई साइंटिस्टों के द्वारा कि स्टोमेटा खुलने में बंद होने में एटीपी का उपयोग नहीं होता। इसलिए साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट हैं गैलिन 1969, इनकी स्टोरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।